तो सबसे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करेंगे। देश में एक दिन में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। 24 घंटे में देश में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा अब 2,97,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मौत की बात करें तो अब तक देश में कोरोना से कुल 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में मरने वालों का आंकड़ा 396 तक पहुंचा है। दिल्ली में कुल मिलाकर 34,687 पॉजिटिव केस हैं अभी तक, जिसमें 1,877 पिछले दिन के थे और 20,871 तो 20,871 अभी एक्टिव केसेस हैं और 12,731 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,085 दिल्ली में अभी तक टोटल डेथ हो चुकी है। कल का कुछ आंकड़ा है सर? कल टोटल डेथ का 65 था। सर, दिल्ली में स्थिति अभी क्या लगती है और जो कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एक असमंजस वाली स्थिति है, उस पर क्या कहना है? देखिएगा, स्थिति का तो ये है कि केसेस लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहे हैं और अभी से नहीं, पिछले 2 महीने से लगभग यही ट्रेंड चल रहा है। हर 2 हफ्ते में केसेस डबल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि भाई एक आदमी को लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। अगर वो ठीक होने से पहले 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है तो डबलिंग रेट ये चल रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वही बता पाएंगे कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। तो राजस्थान की अब बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और दिल्ली में राहुल गांधी के बेहद करीबी KC वेणुगोपाल की विधायकों के संग बैठक हो रही है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी मुखातिब होंगे। खबर ये भी आ रही कि तभी शायद ये साफ हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने की जरूरत क्यों पड़ी। शरद कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मीटिंग चल रही है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति बताई जाएगी, क्या कार्यक्रम है? देखो नवजोत, फिलहाल जो अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं विधायकों से और हमारी विधायकों से बातचीत हुई है। वो ज्यादा कुछ नहीं, यही समझा रहे हैं कि देखो जो जो छोड़ कर गया है कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। एक एक आदमी का नाम लेकर समझा रहे हैं। तो एक तरह से ऑपरेशन लोटस जिस तरह बीजेपी ने किया है, ऑपरेशन पंजा यहाँ पर कर रहे हैं KC वेणुगोपाल और अशोक गहलोत। सारे विधायकों से एक एक करके मिले भी, कल रात को भी अभी ग्रुप में भी बैठा के समझा रहे हैं कि कांग्रेस में रहने का क्या फायदा है और कांग्रेस कैसी पार्टी है। इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। जो एक बात सारे विधायकों ने कहा कि ये तो बताइए कि किसने पैसे का ऑफर दिया है, तो उसमें एक धौलपुर से आने वाले विधायक है, उनका नाम आ रहा है। हालांकि वो कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां पर जो हमारे सूत्र हैं उनको बता दिया गया है विधायकों कि इस विधायक के पास बीजेपी के इस नेता का फोन आया था। अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और KC वेणुगोपाल, उस पर नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सचिन पायलट के जो सबसे विश्वस्त मंत्री है रमेश मीणा, वो 3 दिन से रिजॉर्ट में नहीं आया, तीसरा दिन हो गया। उनको लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि वो मुख्य सिपा सलार हैं, तो सचिन पायलट भी किस तरह से उनको क्या मनाया जा रहा है, क्या कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि वो हाशिए पे हैं पिछले 2 साल से। वो भी चाहेंगे कि इस वक्त का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को मजबूत करें। राजस्थान में कांग्रेस पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर राज्य ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर है। अब राजस्थान में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में राजस्थान कांग्रेस को बचाने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। जिस युवा नेता की बगावत ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिया, कुछ वैसा ही युवा और अनुभव की जंग राजस्थान में देखने को मिल रही है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खटास ने कांग्रेस के सामने सियासी संकट ला दिया है। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की जरूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर,
लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर थी। अब राजस्थान में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जयपुर में शिव विलास रिजॉर्ट पहुंचे। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेदों को लेकर चर्चा हुई। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा नहीं आए। जो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, वो कहकर गए कि यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है और मैं ठीक कर रहा हूँ, राजस्थान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट कहते हैं कि जो भी किसी भी पार्टी का हो, ये भ्रम फैला रहा है वो कामयाब नहीं होगा। यानी कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भी एक संघर्ष है और इसीलिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आ रहे हैं। दरअसल गहलोत ने आरोप लगाया था कि कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसे पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके चलते विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है। लेकिन गहलोत के आरोप पर पायलट खेमा भड़क गया। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने मांग की कि किसके पास फोन आए हैं ये साफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अफवाह के दम पर माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की सीटों के गणित के आधार पर यह तय था कि 2 पर कांग्रेस और बची हुई 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सकता है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने एक ही जगह अपने 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। अब कांग्रेस को डर है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ का खेल कर सकती है। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, समझ गई और खूब उनको नोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं। वे अनुचित रूप से एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ। वहीं कांग्रेस के हालातों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को लेकर अपने साथ रिजॉर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों को भी राजस्थान ठहराया गया था। अब खुद राजस्थान सरकार को ऑपरेशन लोटस का खौफ सता रहा है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सुप्रीम कोर्ट से जिसने आरक्षण पर एक बड़ी टिप्पणी की है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण, इस शब्द की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई पड़ी और इससे ज्यादा सुनाई पड़ी सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त टिप्पणी जिसमें कहा गया कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु से याचिका आई थी कि 50% ओबीसी आरक्षण हो। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये आज का कानून है, इसलिए कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसी के साथ अदालत ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। नीट के इम्तिहान में आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस आरक्षण के मुद्दे पर एक ही मंच पर एक ही सुर से बात करते हुए दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ये मामला संवैधानिक तो है लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा है। कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि आरक्षण की मांग, आरक्षण सुविधा तो है लेकिन बुनियादी अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार के संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी ओबीसी उम्मीदवारों को ऑल इंडिया कोटा के तहत दी गई सीटों से बाहर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलना चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश से इनकार करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आरक्षण दिए जाने तक नीट के तहत काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे बरकरार रखी जा सकती है। पिछले लगभग 60 साल से सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फैसलों में, आदेशों में ये बताता आया है कि आरक्षण का अधिकार बुनियादी अधिकार नहीं है। ये विशेष परिस्थितियों में सरकारों को दिया गया अधिकार है कि वो चाहें तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ सुविधाएं दे सकती हैं।
आरक्षण पर कई बार इस देश में सियासी उठापटक हुई। इसमें सबसे बड़ा धमाका 1990 में हुआ, जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान था। तब इसका बहुत विरोध हुआ। भारत में जाति पर आरक्षण की बुनियाद 1882 में पड़ी, जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कोल्हापुर के राजा ने 1902 में लागू किया। इसका मकसद निचले तबके की गरीबी दूर करना था। 1950 में संविधान बना तो अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण का इंतजाम किया गया। 1990 में मंडल आयोग के जरिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान आया। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया और 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की। हालांकि 2015 में विवाद तब उठा जब आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी हिमायत करते रहे। हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है। वैसे 1932 में जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मशहूर पूना पैक्ट हुआ था, तभी दलितों के लिए जन प्रतिनिधित्व में आरक्षण का दरवाजा खुला। तब से ये सिलसिला जारी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब खबर भारत और चीन के बीच चल रहे एक मोबाइल युद्ध की। भारत के सामने हमेशा ये चुनौती रही कि वो मोबाइल फोन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और चीन को मात दे। इस दिशा में एक अच्छी खबर है। 2010 से अब तक पहली बार भारत में मोबाइल फोन का आयात कम हुआ है, निर्यात ज्यादा है। इस खबर में भारत की कामयाबी वाली रिंगटोन है। ये आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है। ये मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया के रास्ते पर जाते हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब तक भारत में मोबाइल फोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा अधिक था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 4 करोड़ 15 लाख फोन निर्यात किए और 56 लाख फोन आयात किए। यानी भारत ने 3 करोड़ 60 लाख यूनिट का शुद्ध निर्यात किया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी। बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। पूरी दुनिया में 198 देश मोबाइल फोन का आयात करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 देशों का वर्चस्व रहा था एक्सपोर्ट करने में, चीन और वियतनाम। 2019-20 में भारत मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। भारत आगे की भी तैयारी कर रहा है ताकि हम चीन को टक्कर दें। भारत ने 3 प्रमुख स्कीम की शुरुआत की है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़े। ये लावा मोबाइल कंपनी ने फैसला किया है कि जितने भी भारतीय स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, यानी भारत के मार्केट के लिए बन रहे हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी तरीके से चीन की जगह अब भारत में शिफ्ट किया जाए। दरअसल चीन में उत्पादन सस्ता है, जिस वजह से अधिकतर कंपनियां उस ओर जाती हैं, लेकिन भारत में अब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात हो रही है, उसके जरिए सीधे सीधे 6% का एक फायदा मिलता है बाकियों की तुलना में। वैसे भी जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद भारतीय कंपनियों को जब फायदा मिला तो उसमें ये मोबाइल कंपनियां भी थीं जिन्हें एक भारी भरकम करार मिला। मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब ये नहीं कि उनका यहां पूरी तरह से उत्पादन हो रहा है। अधिकतर फोन अभी भारत में असेंबल ही हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आगे के लिए कमर कस ली है। दिल्ली में बढ़ते हुए मामले लगातार डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के मामले में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। दिल्ली में अब मुंबई से भी ज्यादा मामले आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली कोरोना केस में मुंबई को पीछे छोड़ देगा। आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में।
अनलॉक 1 के बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरह खुल गई। मंदिर मस्जिद खुल गए, बाजार और मॉल खुल गए और इसी के साथ कोरोना के संक्रमण फैलने का रास्ता भी खुल गया। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोरोना संक्रमितों के मामले में दिल्ली रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के केस 34,687 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1085 हो गया है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। दिल्ली में मरीजों की लगातार इलाज न मिलने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार भरोसा दे रही है कि तैयारी पूरी है। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं। जो सिचुएशन थी ना, शुरू में कहते थे कि भाई अगर कोरोना का पेशेंट दिख भी जाए तो शायद परेशानी होगी। अब सब जगह इलाज तो करना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन वार्ड बना के सब जगह किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना क्राइसिस बढ़ रहा है, रोज मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार जिस तरह से कोरोना समस्या से निपटने में नाकाम रही है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। कल जिस तरह की वीडियो मीडिया में हम लोगों ने देखी, LNJP हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, बहुत ही दुख भरी तस्वीरें हैं। दिल्ली में हालात बिगड़ने का अंदेशा सरकार को भी है, इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोविड-19 अस्पतालों को सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सभी प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया है। दिल्ली में जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, पर फिलहाल तो कोरोना दिल्ली पर हावी हो गया है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो रही है। रोज पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल तक आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। और न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में भी कुछ लोग नियम कायदों को हवा में उड़ा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। माया नगरी में तो केस इस कदर बढ़े हैं जैसे यहाँ कोरोना का विस्फोट हुआ है। ताजा आंकड़े देखिए, 24 घंटे में मुंबई में 1418 नए केस, 24 घंटे में मुंबई में 97 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,085 हो गया है, जबकि 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ मुंबई के आंकड़े हैं, मगर पूरे महाराष्ट्र की हालत तो रोज ही बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में तो अगले 24 घंटे में आंकड़ा 1 लाख को भी पार करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,607 नए केस सामने आए। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है, जबकि 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। कल के दिन में महाराष्ट्र में 3,607 नए केसेस सामने आए हैं और 152 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए भी एक दिन में कोविड-19 का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 48,000 तक हो चली है। वहीं पर मुंबई की अगर आप बात करें तो इन 152 मौतों में से
97 जो मौतें हैं कोविड के चलते वो मुंबई में रिपोर्ट की गई है और मुंबई में जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा तकरीबन 27,900 तक हो चुका है। न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केस दिन ब दिन बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनकी लापरवाही की वजह से संक्रमण फैलता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था और उनका कारण ये था ये कहने का कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं उसके बाद उनकी सांस फूलने लगती है, इसलिए उन्होंने अपने मास्क नीचे कर दिए हैं। कई लोगों का यहां तक कहना है कि उन्हें डॉक्टर्स ने यह हिदायत दी है कि जब वो वॉक कर रहे हैं तो मास्क ना पहने। सरकारें लगातार कह रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि लोग अगर नियम नहीं मानेंगे तो वो दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, मगर लोगों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को समझना होगा कि हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं, ऐसे में नियम मानकर ही वो कोरोना को हरा सकते हैं। मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। और महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड केस को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर नियम कायदे का पालन नहीं किया गया तो फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। और इसके बाद कुछ राज्यों ने भी न सिर्फ लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का इशारा किया है बल्कि मध्य प्रदेश और पंजाब ने हफ्ते में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा भी दिया है। क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। क्या खत्म की जा सकती है ढील? भोपाल में कहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या राज्य फिर से चाहते हैं लॉकडाउन? सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस को देखते हुए कुछ राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की बात जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले बयान सामने आया महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 97,600 के पार पहुंच गए हैं, तो सीएम उद्धव ठाकरे की भी चिंता बढ़ने लगी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संयम और अनुशासन का पालन नहीं हुआ तो वो फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी की शिवराज सरकार के लिए भी कोरोना के लगातार बढ़ते केस चिंता की बड़ी वजह बन गए हैं। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में अब तक भोपाल में तेजी से मामले बढ़े हैं। 1 जून से लेकर 11 जून तक भोपाल में 545 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले हर बार लेते हैं, इसलिए आज भोपाल जिला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको व्यवहारित करके आज काम को भोपाल को पूरा फोकस करा है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा, पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। एमपी से पहले बिहार ने भी लॉकडाउन को सख्त करने की बात कही है। दरअसल बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई और कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये निर्णय है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन खत्म है, सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हों, गर्भवती महिलाएं हों
10 साल तक से के उम्र वाले बच्चे और बच्चियां हों और अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो, इनको घर से बाहर अकारण नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना है जाएंगे, बहुत जरूरी कोई बात होगी जाएंगे पूरे इंतजाम के साथ, लेकिन बाकी लोगों को घर पर रहना चाहिए। तो ये इन चीजों के लिए सचेत, यानी मास्क का इस्तेमाल करिए। अब पंजाब भी कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की तरफ रुख कर रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बीते 24 घंटे में देश के 4 बड़े राज्य जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोरोना के बढ़ते खतरे को आंका जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही लॉकडाउन की वजह बन सकती है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से रोहित सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। रुके हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए 1 और 11। सड़कें स्कूल सब खाली हैं, समय भी देखो ठहरा है, पर हमने कोशिश नहीं छोड़ी, पढ़ाई हमारी जारी है। रहो सब स्ट्रॉन्ग रहो, अपनी मेहनत को ऑन रखो, वक्त का फेर ये बदलेगा, नया फ्यूचर भी लाएगा। आकाशियन के साथ सारा इंडिया भी जीतेगा। तैयारी होगी पूरी जब पढ़ाई रहेगी जारी, तो आज कीजिए पढ़ाई ऑनलाइन शुरू, कल करेंगे क्लासरूम में कंटिन्यू। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। The shuffle, the deal, the chase. The game is on. Join the never-ending poker action on adda52.com. दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है। जो इलाज दे भी रहे हैं वो लाखों की रकम वसूल रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की हकीकत जानने के लिए हमने खुफिया पड़ताल की। आप भी देखिए दिल्ली के निजी अस्पतालों में इलाज की हकीकत क्या है। एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन मरीजों को बेड मिलना सबसे मुश्किल काम। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की नजर आपकी जेब पर। प्राइवेट अस्पतालों में नहीं चल रहा मेडिकल इंश्योरेंस। एक मरीज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए 5 से 7 लाख रुपए। सबसे पहले आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल चलिए, जो कहता है कि वहां इंश्योरेंस नहीं चलेगा और जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख रुपए की डिमांड रख दी। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल। क्या करना है आपको? एडमिट कराना है जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसकी बुखार होता है। हाँ, चार्जेज जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं, हाँ, तो उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये लगा हुआ है। वो हमारा तो उसमें है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, अगर बिल से होता है तो। और 7 लाख।
7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अप्लाई नहीं हो रहा है, आप कहीं से बात कर लें। उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना है। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी कि इलाज कराना है तो कैश पहले ही जमा कराना होगा। कंडीशन कैसी है? बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। तो वो दे रहे थे, लेकिन एज के 25 साल। 25 साल ठीक है। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, एक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल वार्ड का है 5 लाख। हम जो कह रहे हैं वो 16 आने सही है। हमारे रिपोर्टर कोरोना मरीज को भर्ती करवाने के लिए दक्षिण दिल्ली के मशहूर बत्रा हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां बेड को लेकर उनके क्या नखरे और डिमांड हैं, ये सुन लीजिए। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने। कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है, मैं ये बिल्कुल मुसीबत है। मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मतलब बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं बेड नहीं है। आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देखिए आप जमा करेंगे, कौन करेगा? कैश करनी पड़ेगी। कैश करनी पड़ेगी? बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। अच्छा, कितना का बेड? देखिए अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन। हाँ। कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, उनको बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे, उनको पेमेंट बता दीजिए। बेड जैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल 2 है, एक साथ है। हाँ, एक वाइफ साथ हस्बैंड है। तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे, लेकिन 1-1 लाख जमा करना है वो आप बात करें। पेमेंट उनके पास वो है ना। मैंने बहुत कम बताया आपको, हम लोग 2-2, 3-3 लाख में लेते हैं। अच्छा, आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने? मैं तो कम बताया कि हम रूटीन में 1-1 लाख लेते। अब हम आपको ऐसे अस्पतालों की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां कोरोना से इलाज की कोई तैयारी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के पास ना बेड, ना वार्ड, ना वेंटिलेटर। दिल्ली सरकार के ऐप से अस्पतालों का मेल नहीं। आज तक की टीम दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल पहुंची। उस अस्पताल के मैनेजर की बात सुनिए और सोचिए कि हालात कितने बुरे हैं। अभी हमारे पास बेड नहीं है सर। 30 दिखा रहा है मैडम। सर उसमें ना दिखा रहा है, ऐप में 30 दिखा रहा है, बट हमारे बेड्स रेडी नहीं है। हमने भी वहाँ पे बता दिया गवर्नमेंट को, हमारे पास अभी बेड्स नहीं है, हमारे पास वार्ड ही नहीं है, हमारे पास केवल 10 बेड है और अभी भी 11 पेशेंट है। बेड्स ही नहीं है सर। उन्होंने डाल दिया बस कि इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो मतलब इतना रेशियो पे वो होगा, पर वो फिजिकली भी तो होना चाहिए ना। फिजिकली बेड ही नहीं है ना। फिजिकली नहीं। इसके बाद आज तक की टीम एक और अस्पताल जीवन अनमोल अस्पताल में पहुंची, जिसके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नीरा सोढ़ी ने खुफिया कैमरे पर खुलासा किया कि कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ नहीं है। आप एडमिट नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे, मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो ऐप पे तो दिखा रहा है कि 20 सीटें खाली आपके। तो ऐप पे दिखा रहा है, पर स्टाफ के साथ ही एडमिशन होगी ना। स्टाफ तो चाहिए ना जी। तो वो स्टाफ अभी नहीं है। सरकार ने हम लोगों से बोला कि आप ये काम करो और हम अग्री भी कर रहे हैं। मैंने सारा जगह अरेंज कर दी है, पर मेरे को स्टाफ नहीं मान रहा करने के लिए कि हम नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सरकार अपनी समझती है, सरकार हमारी तरफ की भी समझ ले कि हमें क्या देना। मेरा स्टाफ रेडी नहीं है करने का। कैसे लोग अगर कह देते हैं कि ले लो अपनी नौकरी, हम जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? और अब आप यमुना विहार के पंचशील अस्पताल में पहुंचिए, जहां वेंटिलेटर है ही नहीं। नहीं सर, हमारे यहाँ एडमिट नहीं हो रहा कोविड वाले। तो कोविड वाले पेशेंट को आमतौर पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ है नहीं। कोई सिंपल सा मरीज होता है तो उसको तो एडमिट कर लेते हैं, बाकी मोस्टली को हम एडमिट कोविड को नहीं कर रहे हैं। और अब आपको दिल्ली के सबसे पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट स्टीफन की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। ऐप पे तो दिखा रहा है, ऐप पे तो दिखा रहा है दिल्ली सरकार की भी जगह है। हमें देखो पैसा, हमें तो पैसा आ रहा है, हम क्यों मना करेंगे?
एक हफ्ते के अंदर सारे बेड नहीं बन सकते थे। एक हफ्ते के अंदर जो टाइमिंग जो उन्होंने बताया ना, इतना बेड इतनी जल्दी थोड़ी ना बन सकता है सारा, क्योंकि रूम सारा आइसोलेट करना पड़ता है, एक एक रूम हर चीज़ आइसोलेट करनी पड़ती है। जो हॉस्पिटल ने जो कैपेसिटी बताई है कि हम इतने बेड बना सकते हैं, वो कैपेसिटी लिखी हुई है। अब आप सोचिए कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे अस्पतालों के सहारे आपका इलाज कैसे होगा? मोहम्मद हिजबुल्लाह और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।